आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी आज अभी पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत साइंस, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं, इसमें हम लोग को 12 के सिलेबस में उन सभी पार्टों में कितने कितने कौन कौन से चैप्टर और कितने विषय वस्तु का अध्ययन करना है और उसका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर उसमें हमने सबको बताने के साथ साथ वहाँ पे सारी विषय वस्तुओं में हमने बताया था कि भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन सभी का अध्ययन करते हैं, और उस सब में से सबसे पहले हम भौतिक रसायन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का पढ़ना है ठोस अवस्था। यह ठोस अवस्था का दूसरा क्लास है, और ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में हम इन सब के बारे में बता चुके हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा संक्षेप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह थ्योरेटिकल पार्ट है, केवल इसके प्रॉपर्टीज को जानना है, उसको लिखना है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, इसमें बस बात को समझना है थ्योरेटिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से। हम अपने सराउंडिंग में जो भी देखते हैं उसमें से जो ठोस है, अब उस ठोस का वर्गीकरण हम लोग करेंगे कि कौन ठोस क्या है, किस ठोस को क्या कहते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। और ठोस जब होता है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, वह गुण किसके कारण होता है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। ऐसे पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि किसी भी सामग्री पदार्थ का दो गुण होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उस भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। भौतिक गुण के आधार पदार्थ को जो दो भाग में बांटा गया है, एक ठोस होता है और एक तरल होता है। और उस तरल में फ्लूइड्स में दो आते हैं, एक द्रव और गैस। अब हम लोग को फ्लूइड्स तो 11 में पढ़ लेना था, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था में हमको सिर्फ ठोस अवस्था पढ़ना है, जिसमें हमने बताया था कि जनरली साइंटिफिक कॉज के अनुसार कहा जाता है कि जब ठोस को गर्म करें तो वह द्रव में, फिर द्रव को गर्म करें तो वह गैस में यानी कि जलवाष्प में परिवर्तित होता है। जनरली गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन सारे ठोस पदार्थों के साथ यह गुण नहीं होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें से दोनों में से कोई गुण ही नहीं पाया जाता है। गैस में तो बदलता है, लेकिन उसमें कुछ अवशेष बच जाता है। अवशेष जब नहीं बदलता है, सीधे गैस से बदल जाता है पूरा का पूरा पार्टिकल, तो अलग प्रोसेस होता है। खैर, यह सब अभी हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को जानना है अब यहाँ पे कि ठोस में, अगर ठोस हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है। नीचे क्लासों में हम ठोस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं, वहीं जो प्रॉपर्टीज हम लोग नीचे पढ़ते हैं उसी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके काम भी हम लोग को यहाँ पे करना है। लेकिन हमने नीचे क्लास में सिर्फ पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी और वह कितने होते हैं सबका गुण पढ़ा था, उसके बाद उससे आगे ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे एक हमको ठोस लेकर के पूरे ठोस के बारे में पढ़ना है कि ठोस क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर ठोस बना कैसे होता है, बना होता है तो उसमें शामिल क्या क्या होता है, उसमें गैप होता है, उस गैप को क्या कहते हैं, उनके पार्टिकल कितने तरीके से मिले होते हैं, वह जब मिल करके बनता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वह स्ट्रक्चर कितने तरीके से बनता है, वगैरह वगैरह। यानी कि यह सब हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने यह भी बताया था कि हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें ठोस का परिभाषा हम यह बताते हैं कि वैसा पदार्थ, वैसी सामग्री जिसका आयतन एवं आकार दोनों नियत होता है, निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। अर्थात अब इसको हम अपने तरीके से कैसे कह सकते हैं कि वैसा सामग्री, वैसा पदार्थ जिसमें किसी बाह्य कारक का प्रयोग करके, बाह्य बल को लगा करके उसके आकार को, उसके आकृति को या उसके आयतन को बदला जा सकता है, उस पदार्थ को ठोस कहते हैं। यानी कि आयतन और आकार निश्चित तो होता ही है, लेकिन जब बल लगाएंगे तभी उसमें विकृति आएगी, वह परिवर्तित होगा। यानी कि ठोस वह पदार्थ है जो एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास में पाया जाता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो वह विकृत हो जाता है,
टूट जाता है, उसका आकार बदल जाता है, उसका प्रकृति बदल जाता है। प्रकृति पूरा नहीं बदलता है, लेकिन कुछ उसके प्रकृति में प्रभाव पड़ता है विकृत होने के बाद। तो अब यह तो ठोस की परिभाषा हो गई कि वैसी सामग्री जो एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास में तब तक रहती है जब तक कि उसके अणुओं के बीच कोई प्रबल बाह्य बल क्रियाशील न हो। यानी कि किसी प्रबल बाह्य बल के क्रियाशील होने पर वह ठोस पदार्थ अपने आकार का परित्याग कर दूसरे विकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यह जानेंगे कि यह जो ठोस होता है इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है। तो ठोस का जो गुण होता है, ठोस अभी हमने बताया कि एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास में पाया जाता है। इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में शामिल जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं जिनसे वह ठोस बना होता है, उसको टुकड़े करते हैं तो उसके टुकड़े में भी उस ठोस के गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो पदार्थ का गुण होता है वो उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पद आएंगे जो नीचे क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक आयतन में जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वह उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। यानी कि प्रति एकांक आयतन का मतलब हुआ कि यह प्रति एकांक आयतन हुआ और इसमें जो द्रव्यमान होगा यानी कि m, यह इसका घनत्व कहलाएगा। यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। अब यहां पर यह घनत्व हो गया, यानी कि ठोस का घनत्व उच्च होता है। इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवणांक कहे तो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, क्वथनांक कहे तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ। यानी कि द्रवणांक वह निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और क्वथनांक वह निश्चित तापक्रम हुआ जिस पर कोई पदार्थ वाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके जो कण होते हैं ठोस के, इनके बीच जो शामिल कण होते हैं बहुत सघनता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत सघनता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात क्यों सघनता से जुड़े होते हैं, क्या कारण है सघनता से जुड़े होने का, तो यहां पर आप बताएंगे कि ठोस के अंतराण्विक कणों के बीच लगने वाला, एक दूसरे के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वह बहुत ही अधिक होता है। अब अंतराण्विक कण क्या हुआ, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है। अंतराण्विक कण का मतलब हुआ कि ठोस में शामिल जो छोटे छोटे कण होते हैं वही अंतराण्विक कण कहलाते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हुआ, तो ठोस में शामिल कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो ठोस के कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। तो जब आकर्षण बल अधिक होगा तो वह एकदम नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण उनके बीच, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान जो होता है वह नगण्य होता है, वह बहुत ही कम होता है। इसके अलावे अब यह अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहें, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहें, यह होता है, जिसके कारण जब वह नजदीक आ जाएगा, बहुत सघनता से एक दूसरे को जुड़े रहेगा, तो उसमें कठोरता का गुण हो जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ बहुत ही अधिक कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, प्रायः कठोर होते हैं। ठोस की जो गलन उष्मा होती है, यानी कि ऐसे बताया अभी द्रवणांक, वह बहुत ही अधिक होती है। इस तरह से बहुत ऐसे इसमें ठोस पदार्थों में संपीड्यता का गुण नगण्य पाया जाता है। तो इस तरह से यह सारे जो प्रॉपर्टीज हैं यह सभी ठोस प्रकार के पदार्थ के प्रॉपर्टीज हो गए, गुण हो गए। अब इसमें
इसके आधार पर अब यहाँ पर जब हमने ठोस को जाना, इसके गुण को जाना, तो अब इसके प्रकार को हमको जानना है कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं। इस प्रकार को जानने से पहले पूछा जाता है कि ठोस पदार्थ कठोर क्यों होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एक प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा जाएगा, आपके जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, कारण बताओ में आपसे पूछा जा सकता है, कॉज में पूछा जा सकता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। वाई सॉलिड इज हार्ड। तो यह ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस पदार्थ में जो शामिल कण होते हैं, वे शामिल कण एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, उनके बीच लगने वाले प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि वह परस्पर कंपन नहीं कर पाते हैं, और परस्पर कंपन नहीं कर पाने के कारण, परस्पर गति नहीं कर पाने के कारण वह इतनी सघनता से जुड़े होते हैं, उनके बीच इतने कम गैप होते हैं कि वह बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि उनमें उनका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। इसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आयतन क्या होता है और आकार क्या होता है। आयतन का मतलब यह हुआ कि कोई भी ठोस या त्रिविमीय आकृति अपने अंदर जितने पदार्थ की मात्रा को रख सकती है, अपना वो जो पदार्थ का मात्रा होता है ग्रहण कर सकती है, वह उसका आयतन कहलाता है, या वह उसका धारिता कहलाता है। आयतन को ही धारिता कहते हैं, लेकिन धारिता का प्रयोग तब करते हैं कि जब ग्रहण करने वाला पदार्थ एक लिक्विड के फॉर्म में हो, एक गैसियस फॉर्म में हो। जैसे एक कमरे का आयतन इतना है, तो कमरे का आयतन यानी कि कमरे के अंदर हम इतने जगह खाली है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट को हम रख सकते हैं, तो वह उसका वॉल्यूम हो गया, वह उसका आयतन हो गया। आकार क्या होता है? तो ठोस में शामिल जो कण होते हैं, जो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर के रूप में 3D शेप तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं उसका आकार। ठोस कहें तो वह एक 3D आकृति ही होता है। ठोस का प्रत्येक एक आकृति त्रिविमीय रूप में ही आता है। ऐसे हम लोग नीचे क्लास में जब पढ़ते हैं, वहां पे पढ़े हुए हैं समतल आकृति और ठोस आकृति। तो समतल आकृति हमेशा उसमें 2 विमा का काम होता है, और ठोस आकृति में हमेशा 3 विमा आता है। तो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। तो आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है? तो पदार्थ में कि किसी दिए गए पदार्थ में जो आपका कण होता है, वह कण अधिक प्रबलता से जब एक दूसरे के नजदीक आता है, जुड़ा होता है, उनके बीच बहुत ज्यादा आकर्षण लगता है, जिसके कारण उसके बीच जो गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, वो नगण्य हो जाता है। इसके कारण उसका आयतन, मतलब कि वह इधर उधर नहीं हो सकता, यानी कि उनके बीच उसके माध्य स्थिति के सापेक्ष कोई कंपन नहीं होता उन कणों के बीच, इसलिए उसका आयतन भी निश्चित हो जाता है। और जब कंपन नहीं होगा, जब इधर उधर उसका कण नहीं जाएगा, तो आकार बदलने का सवाल ही नहीं होता। आकार कब चेंज होता है, आकार में कब परिवर्तन होता है, शेप में कब परिवर्तन होता है। यहाँ पे अगर हमने कलम रखा हुआ है या मार्कर रखा हुआ है, इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो शामिल कण है वह एक दूसरे को पकड़ करके रखे हुए हैं, वह एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। वहां पे जो आकर्षण बल लग रहा है उनके कणों के बीच बहुत अधिक लग रहा है, जिसके कारण वह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और वह जुड़े होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वह उसका आकार निश्चित होता है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है। तो यहां से जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बताया, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ठोस का घनत्व अधिक क्यों होता है, ठोस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बताए हैं, वह सारे प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन के रूप से में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, यह सब्जेक्टिव में आता है, या आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब इसको
प्रत्येक एक सेंटेंस को, जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिक होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, कम होता है, तो ऐसे सब्सटेंस जे करके ऑब्जेक्टिव इसका बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, नीट में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित कोई बात नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे चलेंगे इसके स्ट्रक्चर में, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टर्म आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ जो मुख्य बात है, यानी कि ठोस का हमको अब जानना है टाइप, प्रकार। ये तो प्रॉपर्टीज हो गया, ठोस का डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज हो गया। अब टाइप में क्या होता है, तो ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, जब भी कहा जाता है कि मुख्य रूप से कहने का मतलब यह हो गया कि बेसिकली जो हम जान रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें दो भाग में बांटा गया है। लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम करें, तो इसके और भी पार्ट हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ठोस को बेसिकली, मुख्य रूप से, फंडामेंटली दो भाग में बांटा गया। तो ऐसा नहीं कि इसके दो ही प्रकार होते हैं, और भी प्रकार होते हैं। लेकिन हम पढ़ते कितने प्रकार हैं, केवल और केवल दो प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीन सॉलिड हो गया, जिसको हम रियल सॉलिड भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कहें, जिसको नॉन क्रिस्टलीन कहते हैं, बेरवेदार कहते हैं, या आभासी ठोस भी कहते हैं। आभासी ठोस का मतलब हो गया स्यूडो सॉलिड, यानी कि वह होता नहीं है, मतलब उसको हम महसूस कर सकते हैं कि इस रूप में आपको पाया जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अब हम यह जानेंगे कि दोनों क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो यहां पर अंग्रेजी का एक वर्ड जुड़ा हुआ है क्रिस्टल, और इसी क्रिस्टल से क्रिस्टालिन बनता है, और इसका हिंदी में हम कहते हैं इसको क्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जब एक निश्चित शेप में जब होता है, तो उस निश्चित शेप को ही हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे पत्थर का जो एक टुकड़ा होता है, जैसे हीरा है, तो उसको हम एक क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल यानी कि एक निश्चित विन्यास, एक निश्चित, एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप एज कॉल्ड या इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल भी हम लोग को पढ़ना है कि क्रिस्टल क्या होता है ना। लेकिन क्रिस्टलीय सॉलिड का मतलब यह हुआ कि यह ठोस का वह प्रकार है जिसमें शामिल जो कण होते हैं वह एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास, एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, वह कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम रवेदार भी कहते हैं, रवा भी कहते हैं। क्रिस्टल का शुद्ध हिंदी नाम होता है रवा। तो वहां पे वह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, जिसका निश्चित स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक, तो इसका हमको स्ट्रक्चर पता है। वो आप केमिकली कहें या बेसिकली कहें या आप कमर्शियली कहें, जैसे भी कहेंगे उसका स्ट्रक्चर हमको पता है। तो जिसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जिसका स्ट्रक्चर डिफिनिट है, जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है, वह सारे सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय क्या हुआ, जिसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, वह बदलते रहता है, तो उसको कहते हैं हम अक्रिस्टलीय। जैसे हम रबड़ को ले लें, रबड़ को लेंगे तो छोटा है, उसको खींचेंगे फिर फैल जाएगा, छोड़ेंगे फिर अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे वह निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं पाया जाएगा, वह बदल जाएगा, फिर अपने वाले रूप में आ जाएगा। उसको ठोस कहेंगे, वह ठोस है, लेकिन उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हमारे द्वारा बदला जा सकता है, फिर उसको पहले वाले रूप में लाया जा सकता है। प्लास्टिक हो गया, स्टार्च हो गया, मोम हो गया, मोम को पिघला दीजिए, उसका शेप बदल जाएगा, फिर उसको ठंडा कर दीजिए, जिस शेप में मन करे उस शेप में उसको बदल सकते हैं। बटर हो गया, यह सारे अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। प्लास्टिक हो गया, यह सब आपके क्रियाकलाप, आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको करें। तो अक्रिस्टलीय क्या कहेंगे, तो एक तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा सॉलिड
जो क्रिस्टलीय नहीं होता है। नॉट क्रिस्टलिन सॉलिड इज कॉल्ड नॉट क्रिस्टलिन सॉलिड इज कॉल्ड नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड क्रिस्टलिन नहीं है, क्रिस्टलीय नहीं है, वह क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ही जानना है तो पहले क्रिस्टलीय जान लीजिए। तो क्रिस्टलीय वो नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे कि यह अक्रिस्टलीय है। अब जिसको हम जान रहे हैं, जिसका शेप निश्चित है, तो शेप तो अलग अलग रूप में होगा, अलग अलग पदार्थ से आपको मिलेगा, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को बांट दिया गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस को बांटा कितने भाग में गया है? 4 भाग में। कितने भाग बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन? पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस आयोनिक सॉलिड, धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड, सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। इसमें अब देखिए यह क्या होते हैं। आणविक ठोस क्या होता है? तो ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का वह प्रकार होता है जिसमें शामिल अवयवी कण अणु के रूप में शामिल होते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में शामिल होते हैं, उसको कहते हैं आणविक ठोस। कोई भी आप अणु जिसका प्रयोग करते हैं रसायन में, वह सारे आपके आणविक ठोस हैं। इसके बाद आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में क्या होता है? तो यह क्रिस्टलीय ठोस का वह प्रकार होता है जिसमें शामिल उसके अवयवी कण आयन के रूप में होते हैं। इसको तोड़ें तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन प्राप्त होता है, तो उस सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तीसरा धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का वह प्रकार जिसमें शामिल अवयवी कण धात्विक कण के रूप में होते हैं, धातु के कण के रूप में शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं धात्विक ठोस। यानी कि जितने भी धातु हैं, जितने भी मिश्र धातु हैं, तो धातु अकेला हुआ चाहे मिश्र हो, तो मिश्र धातु में क्या होता है? तो 2 धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो जब 2 धातुओं का समांगी मिश्रण हम मिलाते हैं, यानी कि उसमें भी धातु ही शामिल होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर सिंगल मेटल लेते हैं तो उसमें एक ही धातु के कण मिलेंगे, और मिश्र धातु लेंगे तो जितना उसमें धातु मिलाएगा उन सभी धातु के कण मिलेंगे। धात्विक ठोस का मतलब यह हुआ कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में धातु के कण शामिल होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। और सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस का वह प्रकार है जिसमें शामिल कणों के बीच सहसंयोजक बंधन लगता है, और सहसंयोजक बंधन के द्वारा उसमें शामिल अवयवी कण 3D शेप में तैयार होकर के और आपका क्रिस्टलीय ठोस देता है, उसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस। तो यहां पर यह सारे जान गए, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। अब इसमें यहां पर हम लोग को आणविक ठोस का प्रकार जानना है कि आणविक ठोस में कौन कौन प्रकार होते हैं। धात्विक ठोस का कोई प्रकार नहीं होता है क्योंकि उसमें धातु के कण पाए जाते हैं। आयनिक में एगो धन और एगो ऋण आयन पाया जाएगा तो आयनिक हो गया, और सहसंयोजक बंधन के द्वारा जो ठोस बन जाएगा वह हो गया। लेकिन अणु में बहुत सारे अणु होते हैं, बहुत प्रकार के अणु होते हैं, तो वहां पे उसके लिए हम इसका 3 प्रकार डिफाइन करते हैं। कौन कौन आता है? तो ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। यानी कि यहां पर 3 प्रकार का आता है, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो पोलर यानी कि ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय का मतलब यह हुआ कि जिसमें 2 ध्रुव की बात हो, जिसमें आपका पार्टिकल तो शामिल हो, कण तो शामिल हो, लेकिन 2 ध्रुव वाला का कण शामिल हो, 2 प्रकार के कण शामिल हो, तो उसको कहते हैं हम ध्रुवीय। और अध्रुवीय का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक ही प्रकार के कण शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं अध्रुवीय। जैसे H2Cl2 यह सारे अध्रुवीय है। इसके अलावा जितने निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं, जो आपका जैसे 6 ठो आप जानते हैं 118 में होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, यह सारे के सारे आपको आएंगे अध्रुवीय सॉलिड में, नॉन पोलर सॉलिड में।
और हाइड्रोजन अबंधी ठोस यानी कि हाइड्रोजन बंधन के द्वारा बनने वाला वैसा आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंधन वाले कण शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन अबंधी ठोस। उसमें उसकी पहचान कैसे करते हैं? तो उस अणु में, उस आणविक ठोस में फोन शामिल हो। फोन मतलब FON, F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। तो इस तरह से बनने वाले हाइड्रोजन आबंधित, इस तरह से बनने वाले ठोस को हम हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। यह हमारा पूरा यह पार्ट हो गया जो ठोस का हुआ। दो प्रकार, क्रिस्टलीय वास्तविक या रवेदार ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बेरवेदार आभासी ठोस कहते हैं या नॉन क्रिस्टलीन एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस एक लैटिन वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिना आकृति का। एमॉर्फस का मतलब होता है बिना आकृति का, जो किसी शेप में नहीं हो, जो किसी ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं हो, उसको कहते हैं अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय का यह 4 प्रकार हो गया, इसका यह 3 प्रकार हो गया। यह सारे हम ऑफलाइन क्लास में हम बता चुके हैं, इसलिए इसको मौखिक रूप से ही हम समझा रहे हैं। इसका कोई डिफिनीशन हम यहाँ पे नहीं देंगे। अगर आपको लिखना है तो हमने जितनी बातें समझाई हैं, इन सारी बातों को आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। सारे इसके परिभाषा हैं और यह थियरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप बार बार सुन लीजिएगा, तब भी आप इसको समझ पाएंगे। अब रह गई बात इसके प्रॉपर्टीज को जानना है। यह तो इसका प्रकार हो गया, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टीज होता है, आणविक ठोस का, आयनिक ठोस का, धात्विक और सहसंयोजक ठोस का प्रॉपर्टीज होता है। तो हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसका द्रवणांक और क्वथनांक हाई होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, ज्यादा होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस को जब किसी तेज धार वाले हथियार से काटा जाता है, तो जहां से काटते हैं वो उसका संपर्क सतह अगर चिकना और सपाट हो तो वह क्रिस्टलीय ठोस होता है। काटने पर, तेज धार वाले हथियार से उसको काटे और काटने पर उसका सतह जहां से उसको काटा जाता है चिकना और सपाट मिलता है, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इस गुण को हम कहते हैं विदलन गुण। इस गुण को कहते हैं विदलन गुण। और आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास में पाया जाता है, एक निश्चित परास में पाया जाता है, जिस व्यवस्था को हम परासी व्यवस्था कहते हैं। और इसमें इसके जो बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक होता है, प्रकाशित व्यवस्था होता है, यह सब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, जिसके कारण इसको हम विषमदैशिक या असमदैशिक कहते हैं या दैशिकता का गुण कहते हैं। और इसका जितना प्रॉपर्टीज हमने बताया, यह सारा इसमें इसका उल्टा होता है, क्योंकि जो क्रिस्टलीय नहीं है वही अक्रिस्टलीय होता है। तो जितना हमने इसमें कहा उसका सब कुछ, इसको आप काटेंगे तो इसमें इसका सतह चिकना और सपाट नहीं होगा, इसमें दैशिकता का गुण असम नहीं होगा, यानी कि विषम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? समदैशिक होगा। दैशिकता गुण होता है लेकिन समदैशिक होता है। तो इस तरह से इसके यह प्रॉपर्टीज हो गए। इसके भी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावे इस ठोस अवस्था में हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए मौखिक रूप से, फिर हम वहां पर लेकर के चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं ठोस अवस्था में यह सब पढ़े होंगे। खास करके यह तो हमने शुरू किया था अपने विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अब सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, तो खुशी की बात है। अब यहां से यह थ्योरेटिकल है, जहां से हम बताएंगे अब वह न्यूमेरिकल पार्ट है। इसके बाद क्या है, तो हमने जो बताया है या आप पढ़े होंगे जो सिलेबस में है वह क्या है, वह मौखिक रूप से समझ लीजिए। इसके बाद क्रिस्टल है, लैटिस क्रिस्टल व्यवस्था है, उसमें यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं, उसमें कोण होता है, उसका किनारा होता है। इसके अलावा उस पैरामीटर के द्वारा क्रिस्टल को कितने भाग में बांटा गया है। निविड संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। उन सभी का स्ट्रक्चर होता है। उस सभी में आपका जो कोष्ठिका होता है, एकक कोष्ठिका जो होता है, उसके अकॉर्डिंग उन सब का हम निर्धारण कर दिए हैं।
नहीं होगा। तो यह तो हमने प्रॉपर्टीज बता दिया। तो एक क्लास, अगले क्लास और हम लेंगे और उसमें हम कोशिका के बारे में, क्रिस्टल तंत्र के बारे में, जो 6 पैरामीटर होते हैं उसके आधार पर कितने कोशिका में बांटा गया उसको और कौन कौन से होते हैं उसको हम बता देंगे। उसके बाद जहां से हम छोड़े हुए हैं वहां से सीधे न्यूमेरिकल पार्ट जो इसका कुछ है वहां से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में केवल भाषा लिखना होता है, समझना होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, काम कुछ करना नहीं है। अभी समझ लीजिए कि एक नोट्स के जैसे ही हम लोग को पढ़ना है, जो बात है वो मेमोरी में रखना है। यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है, यहाँ पे जो है सो समझने के लिए है। समझ करके करना कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। अब इसको समझेंगे कैसे, तो आप ठोस का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो आप देखिए अपने आसपास के सराउंडिंग में जितने ठोस है उसको एकत्र कीजिए, एकत्र करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय को आपने अलग कर लिया, तब उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि यह चारों में से कौन है। इन चारों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि यह तीनों कौन है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, यानी कि यह टोटली थ्योरी है जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है, या आपके आसपास की व्यवस्था से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। इसमें जितनी भी बात हमने बताया है या बोर्ड पे इसका फ्लो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट को नोट करेंगे। इसके हिसाब से प्रत्येक प्रॉपर्टीज को जो हमने बोला है उसको सुन करके अपनी भाषा में आप लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। सारा का डिफिनेशन, सबका प्रॉपर्टीज अगले क्लास में क्रिस्टल लैटिस हम बताएंगे, यूनिट सेल बताएंगे और कौन कौन से यूनिट सेल आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में